हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा महिला एवं बाल विकास की छत्तीसगढ़ की योजनाएं का आज दूसरा लेक्चर है। क्लास 2 है, क्लास 1 पहले ही डल चुका है। आप उसको पहले जा कर के देख लीजिए। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करा दूंगी, है ना। तो आ जाइए, हम आज देखने जा रहे हैं महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ की योजनाएं, है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम भाग 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो हम भाग 1 का आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? बाल गृह, ये जो टॉपिक है, और बच्चों से संबंधित कानूनी जो प्रावधान है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। क्या है? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। तो ये क्या होता है? ये विधि विवादित बच्चे तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख कार्यक्रम। ठीक है, क्या है? संस्थागत देखरेख कार्यक्रम। तो क्या है कि किशोर न्याय अधिनियम यानी कि समेकित बाल संरक्षण योजना। कौन सी योजना? समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य में संस्थागत देखरेख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राज्य में शासकीय बाल गृह, क्या? शासकीय बाल गृह एवं अशासकीय बाल गृह, साथ में खुला आश्रय गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित है। जबकि ये क्या है? विधि। ठीक है, जो लोग क्या बोलते, जिन जिन बच्चों को ये आवश्यकता है, अब आगे सुनिए क्या है। जबकि विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालकों के लिए, यानी कि जो लोग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, के लिए राज्य में शासकीय संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है। ठीक है, यानी कि अब पूछेगा, यानी विधि विरुद्ध यदि बच्चे जब कार्य करते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा है? तो क्या सुविधा है? शासकीय संप्रेक्षण गृह। ठीक है, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं प्लेस ऑफ सेफ्टी गृह। तो सवीप ऐस करके याद करोगे, संप्रेक्षण, फिर विशेष गृह और प्लेस ऑफ सेफ्टी, वीप ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ बाल संप्रेक्षण गृह क्या होता है। तो बाल संप्रेक्षण गृह क्या, ये एकदम ये टॉपिक है। आप लोग यदि भाग 1 को देखोगे ना, तो जहाँ पे बाल गृह लिखा है वहाँ पे, ये देखो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे जहाँ पे बाल गृह लिखा है तो वहाँ पे बाल संप्रेक्षण गृह लिखा है। यानी कि ऊपर से आप पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां लाइन देखो तो वहाँ पे आपको दिखेगा, तो बाल संप्रेक्षण गृह है लिखा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो क्या होता है। तो ये होता है, विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। किसको? विधि विरुद्ध जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, उनको किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा एवं रायगढ़ में बालकों के लिए, किसके लिए? बालकों के लिए, तथा राजनांदगांव में बालिकाओं के लिए संप्रेक्षण गृह। अब पूछ देगा कि बालिकाओं के लिए कहाँ है और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो याद आपको क्या करना है, बालिकाओं के लिए राजनांदगांव है केवल, लेकिन बालकों के लिए कहाँ कहाँ है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। ये तो पहले ऐसे करके याद करो, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। फिर उसके बाद क्या याद करो? अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़। ऐसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर तो ऐसे ही याद हो जाता है सबको। ठीक है, फिर क्या याद करना है आपको? अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, इस तरह से याद कर लो। ठीक, फिर विशेष गृह, विशेष गृह जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं, विधि विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दोषी पाए जाने उपरांत बच्चों को सुधारात्मक उपचार हेतु, किस लिए? कि चलो ठीक है सुधर जाएंगे इस नाम से। ठीक है, सुधारात्मक उपचार हेतु विशेष गृह में रखने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार नवीन किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015
के प्रावधानों के अनुसार गंभीर श्रेणी के विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चों को विशेष गृह में रखा जा सकता है। यानी कि जो गंभीर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज जो करते हैं, उनके लिए विशेष गृह होता है। तो उसमें क्या है, वर्तमान में दुर्ग एवं अंबिकापुर में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव में बालिकाओं के लिए विशेष गृह संचालित है। तो ये विशेष गृह कहाँ पे है, दुर्ग और अंबिकापुर में, ठीक है। और बाल संप्रेक्षण गृह कहाँ पे है, जैसा कि मैंने बताया, आपको याद हो गया होगा शायद, है ना, या फिर नहीं हुआ होगा तो देख करके याद कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के टेलीग्राम चैनल में जा करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखो, प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी में क्या है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 19 के तृतीय, है ना, 19 यानी कि 19(3) के अनुसार विधि विरुद्ध कार्य करने वाले ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है एवं जिन्होंने गंभीर अपराध किया है। क्या किए हैं, पहले पॉइंट क्या है, 16 साल से अधिक हैं और क्या है, गंभीर अपराध किए हैं, ठीक है। उन्हें किशोर न्याय बोर्ड बाल न्यायालय के आदेश पर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, प्लेस ऑफ सेफ्टी के लिए क्या याद करोगे आप लोग, 16 साल से अधिक हैं और गंभीर अपराध किए हैं। ये दो चीज बस याद रखो, ठीक है। फिर वर्तमान में कहाँ कहाँ पे है, रायपुर एवं बस्तर में 25-25 की क्षमता का प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है। 25-25 की, यानी कि रायपुर में भी 25 है और बस्तर में भी 25 है, इस तरह से, ठीक है, प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है। फिर क्या है, खुला आश्रय। खुला आश्रय में हम लोग क्या देखे थे, याद करो, खुला आश्रय किसके लिए है, जो लोग विधि यानी विरुद्ध नहीं है, यानी कि क्या है, जिनको आवश्यक देख रेख एवं देखो दूसरी लाइन देखो, देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए, जिनको जरूरत है ना, तो उनके लिए खुला आश्रय, शासकीय बाल गृह, अशासकीय बाल गृह, खुला आश्रय गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, इस तरह से। तो इसमें हम लोग अब क्या देखने जा रहे हैं, खुला आश्रय गृह, ठीक। तो खुला आश्रय में कौन कौन आएंगे, घुमंतु सड़क पर कचरा बीनने वाले, जैसे कि बच्चे लोग जैसे कचरा बीन रहे हैं, है ना, रोड में घूमते रहते हैं, उनके लिए है। जिन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिलता अथवा संकटग्रस्त ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक हैं पर बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत नहीं है, एवं जो लोग बाल श्रमिक तो हैं लेकिन बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाने व दिन रात आश्रय प्रदान करने हेतु बालकों के लिए खुला आश्रय गृह राज्य के कहाँ कहाँ पे, अब देखो, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, इसको तो बस रट लो, है ना, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। फिर क्या है, कोरबा, रायगढ़, जैसे उसमें देखे थे कोरबा, रायगढ़, ठीक। फिर उसके बाद अब आपको क्या याद करना है, जशपुर, उसमें क्या जगदलपुर था, इसमें जगदलपुर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, जशपुर, अंबिकापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा। क्या, जशपुर, अंबिकापुर, ये दोनों को याद करो। फिर उसके बाद क्या याद करोगे, बस्तर, दंतेवाड़ा, ठीक। जशपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक। फिर कोरबा, रायगढ़ याद कर लो। फिर एक साथ क्या याद करोगे, जशपुर, अंबिकापुर, फिर बस्तर, दंतेवाड़ा। ये किसके लिए है, खुला आश्रय गृह है, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट, बाल गृह। तो बाल गृह में जैसे कि मैंने बताया, जिसको जरूरत है आश्रय की, ठीक है। तो बाल गृह में क्या है, देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए आश्रय, देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें बालक कल्याण समिति के आदेश पर, किसके आदेश पर, बालक कल्याण समिति के आदेश पर बाल गृह में रखा जाता है। राज्य में 6 शासकीय एवं 45 अशासकीय बाल गृह संचालित हैं। अब क्या यार, इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो कि बाल गृह कितने संचालित हैं, शासकीय बाल गृह कितने संचालित है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो 6 शासकीय हैं, कितना, 6 शासकीय, और अशासकीय कितने हैं बाल गृह, 45 यानी 45, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, दत्तक ग्रहण स्थापना एजेंसी, जैसे कि दत्तक से पता चल रहा है जिसको गोद, है ना, तो उसमें क्या है, परित्यक्त तथा समर्पित बच्चे जिन्हें दत्तक पर दिया जाना होता है, ठीक, उन बच्चों के लिए कार्यवाही दत्तक ग्रहण स्थापना एजेंसी द्वारा की जाती है।
इनकी क्षमता 10 बच्चों की होती है। वर्तमान में राज्य में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर 2 इकाई में है ना। और रायगढ़, कोरबा कैसे याद करना है उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ये तो मतलब कि यदि मान लो कुछ नहीं बन रहा है ना और पूछ रहा है कहाँ पे है, तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में तो लगभग अधिकतर है ही, है ना। तो उसको यदि कि कुछ डाउट में हो तो उसको तो टिक कर देना है ना। तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, फिर उसके बाद रायगढ़, कोरबा, ऐसे करके याद करो। फिर क्या याद करोगे, जशपुर, अंबिकापुर, ठीक, जशपुर, अंबिकापुर, फिर महासमुंद, फिर क्या याद करोगे आप लोग, दंतेवाड़ा, कवर्धा। उसमें क्या था, देखो बाल गृह में क्या था, बस्तर था, ठीक। लेकिन सॉरी, खुला आश्रय में क्या था, बस्तर था। लेकिन ये दत्तक वाले में बस्तर नहीं है, इसमें क्या आ गया, कांकेर आ गया, ठीक है, कांकेर, दंतेवाड़ा आ गया, ठीक। और क्या है, साथ में कवर्धा में भी है ये, ठीक। क्या है, दत्तक ग्रहण स्थापना एजेंसी। फिर उसके बाद गैर संस्थागत देखरेख कार्यक्रम, यानी कि ये तो चलो संस्थागत कार्यक्रम हो गए, ठीक है। अब गैर संस्थागत यानी कि जिसको एनजीओ बोलते हैं हम लोग, है ना, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए उनके अंडर में क्या क्या कार्यक्रम है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो क्या है, स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम, इसमें क्या होता है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को 2,000 रुपये प्रति माह, कितना, 2,000 रुपये प्रति माह के मान से अधिकतम 3 वर्ष के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए बच्चे के जैविक माता पिता के सानिध्य में रखते हुए बच्चे की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जाना होता है। यह कार्यवाही किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रकाश में की जाती है। देखो याद क्या करोगे आप लोग, ठीक है, ध्यान से सुनो जो मैं बता रही हूँ, है ना, जो डायरेक्टली याद होता है सुनने से। तो क्या याद करोगे, सबसे पहले स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम। अब स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम है तो ये पूछ देगा इसमें कि गवर्नमेंटल है यानी कि संस्थागत है कि गैर संस्थागत है। तो पहला चीज याद करना है कि गैर संस्थागत के अंडर में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या याद करोगे कि 2,000 प्रति माह देते हैं, ठीक। कितने साल के लिए देते हैं, तो 3 साल के लिए देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जैविक माता पिता के संरक्षण में ही देते हैं। क्या करते हैं, जिनके माता पिता हैं उनके लिए है ये, ठीक, स्पॉन्सरशिप। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, फास्टर केयर कार्यक्रम। फास्टर केयर में क्या होता है, इसके अंतर्गत पारिवारिक देखरेख से वंचित बच्चे, उसमें क्या था, जैविक माता पिता के संरक्षण में, इसमें क्या है, जिनके माता पिता नहीं है यानी कि पारिवारिक देखरेख से वंचित बच्चों को अधिकतम 3 वर्ष के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति या परिवार की देखरेख में रखा जा सकते हैं। यानी कि चयनित कर दिया, चलो ठीक है, ये परिवार ये बच्चों को देखेगा यानी कि इनकी देखभाल करेगा, ऐसे करके है, ठीक है, याद रखना। फिर ताकि बच्चे की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित हो सके, योजना के अंतर्गत बच्चे की देखभाल के लिए उपयुक्त व्यक्ति या संस्था को 2,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। यह कार्य ये भी किसके अंडर में होता है, किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015। अब ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन से नियम के अंडर में ये सब होता है, तो क्या याद रखोगे आप लोग, किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015, ठीक है। वो सब क्या था, देखो ये इधर पे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्या था, देखो जो बाल संप्रेक्षण गृह है और जो विशेष गृह है ये किसके अंडर में आ रहा था, किशोर न्याय बोर्ड के अंडर में है, ठीक है। जैसे पहला डिस्कस किए हैं, याद करने से आपको याद हो जाए इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो क्या है, बाल संप्रेक्षण गृह और विशेष गृह सब क्या है, किशोर न्याय बोर्ड। और यही जो है स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम, फास्टर केयर कार्यक्रम किसके अंडर में आता है, किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंडर में, ठीक। फिर उसके बाद आफ्टर केयर कार्यक्रम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आगे देखते हैं बताऊंगी कि क्या है, लेकिन नाम से पता चल रहा है आफ्टर केयर है, ठीक है। आफ्टर केयर में क्या होता है, ऐसे बच्चे जो संस्थागत देख रेख में हैं यानी कि पहले से है संस्थागत देख रेख एवं 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर
कर लेने के पश्चात सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से, किससे? सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ है। जैसे कि आफ्टर केयर, यानी कि उनकी केयर तो हो रही है, उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या है, आफ्टर इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन गतिविधियों की व्यवस्था की जाती है जिससे वह स्वयं को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। ठीक, योजना के अंतर्गत बच्चे की देखभाल के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय एवं अधिकतम 3 वर्ष अथवा 21 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यानी कि मान लो 21 साल के हो गया तो ठीक है, और 3 वर्ष हो गया तो ठीक है, जो भी पहले हो गया, ठीक है। मान लो 3 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन वो 21 साल के हो गए हैं तो बस तभी तक मिलेगा। ठीक, कब से लेके 18 वर्ष की आयु जैसे पूरा कर लिए हैं उसके बाद, है ना। इस तरह से ये कार्यक्रम जो है रहेगा, कौन सा? आफ्टर केयर कार्यक्रम। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाओ, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत वैधानिक इकाइयाँ, यानी कि अब क्या हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे कि गैर संस्थागत, अब वैधानिक इकाइयाँ मतलब लीगल जो है, ठीक है। अब उसमें से क्या है, यानी कि विधि के अंतर में आते हैं। तो क्या क्या है देखो, बाल कल्याण समिति, तो बाल कल्याण समिति यानी कि क्या है, सब किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत, क्या? किशोर, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत, यानी किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015, ये जो देखो किशोर न्याय बोर्ड है इसी अधिनियम के अंडर बनाया है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो किशोर, वो क्या था, किशोर न्याय बोर्ड, डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकता है आपसे, इसीलिए याद रखोगे। बाकी यदि कुछ नहीं याद है तो वो तो याद रहेगा किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक, फिर क्या है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में निर्णय देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। यानी कि ये समिति क्या है कि जो निर्णय दे सके, किसका निर्णय दे सके, यानी कि सुरक्षा एवं संरक्षण की जिनको आवश्यकता है उस पे ये निर्णय दे सके, ये समिति है। ठीक है, राज्य के सभी 27 जिलों में बालक कल्याण समिति गठित है। अब आप बोलोगे 28 जिला है तो 27 में कैसे है? तो जो 2015 में आया था, है ना, 2015 में आया तो गौरेला पंडरा मरवाही नहीं बना था, तो इसलिए 27 में है। ठीक, और फिर क्या है ये, फिर समिति में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य, क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य जिसमें एक महिला सदस्य रहेगी, ये ज़रूरी है। यानी कि मेंबर्स कितने होंगे इसमें? ठीक, बाल कल्याण समिति पूछ रहा है तो मेंबर कितने होंगे? तो एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे जिसमें एक महिला सदस्य होगी। ठीक, वो 4 में ही एक महिला होगी, ये नहीं कि अलग से एक महिला होगी, नहीं, वो 4 में ही एक महिला है। ठीक, यह समिति मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करती है, और इन्हें वह सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973-74 द्वारा किसी महानगरीय न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की गई है। यानी कि इनको सब, जो भी इनके पास जो मजिस्ट्रेट जो जिनको पावर रहता है, सब पावर ये समिति को के अध्यक्ष को प्राप्त है। ठीक है, ऐसे करके में लिखा है, आपको ध्यान से ये ध्यान देना है। समिति का गठन राज्य स्तरीय चयन समिति, यानी कि राज्य स्तरीय चयन समिति करती है। ऐसे नहीं बन जाते हैं कोई भी कि चलो बन गए, नहीं, राज्य स्तरीय पहले समिति बैठती है और वो उसका क्या करती है, पहले राज्य स्तरीय समिति का गठन होता है और वो फिर इसका किसका, बाल कल्याण समिति का जो है गठन करती है। इस तरह से है, जो कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की गई है के द्वारा किया जाता है। यानी कि अब ये पूछ देगा कि राज्य स्तरीय चयन समिति जो बाल कल्याण समिति का चयन करती है किसकी अध्यक्षता में गठित की जाती है। ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो आपको क्या लिखना है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कि जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं। ठीक है, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अध्यक्षता में ये जो बाल कल्याण समिति का गठन होना है
उसके लिए पहले राज्य स्तरीय समिति गठित होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? पहले एक बार और समझा देती हूँ। देखो, पहले क्या होता है, राज्य स्तरीय समिति बैठती है। ठीक, मान लो कि समिति बनाना है, अब राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट लेवल में बनाना है। तो स्टेट लेवल में समिति बनाने के लिए क्या करते हैं, तो वो उसमें भी तो अध्यक्ष होता है ना समिति में। तो किसकी अध्यक्षता में होगी? वो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में पहले वो समिति बैठेगी। जब वो समिति बन गई, ठीक, फिर वो समिति किसका गठन करेगी? बाल कल्याण समिति का गठन कर दी। अब वो बाल कल्याण समिति का गठन की, तो बाल कल्याण समिति वो समिति में कितने लोग रहेंगे? तो एक अध्यक्ष रहेगा और 4 सदस्य रहेंगे। और उस जो बाल कल्याण समिति है उसके पास मजिस्ट्रेट के जैसे सभी पावर होंगे। अब समझ में आ रहा है? और यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में एकदम फ्रीली आप लोग पूछ सकते हो, है ना, कि जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। ठीक, फिर अब आगे देखो, किशोर न्याय बोर्ड। तो किशोर न्याय बोर्ड में क्या है? किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय देने के लिए सक्षम प्राधिकारी किशोर न्याय बोर्ड है। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, समझ में आ रहा है? किसके अंडर में है? किशोर न्याय अधिनियम। ठीक, तो बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य, जिसमें एक महिला सदस्य होते हैं। ठीक, अब देखो, बाल कल्याण समिति में क्या था? एक अध्यक्ष 4 सदस्य, लेकिन किशोर न्याय बोर्ड में क्या रहेगा? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है, याद रखना इसको, है ना, एग्जाम में गलत मत टिक करना, याद से एकदम कि क्या बोली थी मैं, है ना, उसको याद करते जाना। बोर्ड के अध्यक्ष प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जबकि सदस्यों के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता का चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है। राज्य के सभी 27 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड गठित है। जैसे कि हम सभी देखे हैं, वो बाल कल्याण समिति भी 27 जिलों में है और किशोर न्याय बोर्ड भी 27। याद क्या करना है? देखो, डिफरेंस में जो किशोर न्याय बोर्ड में है उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक, और जो बाल कल्याण समिति है उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, इस तरह से। ठीक है, अब आ जाओ विशेष किशोर पुलिस इकाई। इसमें क्या होता है? किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 के प्रावधानों के अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा सभी पुलिस जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है। इकाई के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक, कौन? उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी बालक कल्याण अधिकारी के रूप में नामित है। यह इकाई देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों एवं विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालकों के मामलों को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचाती है। यानी कि ये तो शायद ऐसी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि किशोर पुलिस इकाई। इसमें क्या होता है? पुलिस प्रशासन द्वारा सभी जिलों में, जो भी पुलिस जिले हैं उसमें विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन होता है। वो क्या होते हैं? उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं। बस इतना याद रखो आप लोग, ठीक है। फिर समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्य कार्यकलाप क्या होता है? चाइल्ड लाइन 1098 कैसे याद करोगे? 8, 9, 10 पीछे से याद करो, 8, 9, 10 याद हो जाएगा, है ना। 8, 9, 10 है नंबर। क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 8, 9, 10 8, 9, 10। ठीक, द्वारा आकस्मिक सेवा है। तो ये क्या होता है? चाइल्ड लाइन सुरक्षा एवं देखरेख के जरूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे आकस्मिक फोन सेवा है, जो उन्हें आपातकालीन सेवा एवं दीर्घावधि देखरेख एवं पुनरावास सेवाओं से जोड़ती है। इस सेवा का प्रयोग कोई भी संकटग्रस्त बच्चा या उसकी ओर से कोई अन्य, जैसे मैंने बताया 8, 9, 10, तो आगे से याद करोगे तो 1098 है ना, पर फोन कर सकता है। वर्तमान में कहाँ कहाँ पे? अब देखो, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, इतना तो आप याद करो, सबके लिए बस याद कर लेना है ना, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। अब आगे देखो, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर। इसको कैसे याद करोगे? देखो, अब आपका सरगुजा संभाग का कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और ये जशपुर है। ठीक है, क्या क्या है? कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर। ठीक, फिर उसके नीचे आ जाओ बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में आपका क्या है? बिलासपुर है। ठीक, कोरबा है, बिलासपुर, कोरबा। फिर उसके बाद दुर्ग संभाग में देखो तो दुर्ग है, राजनांदगांव है, कबीरधाम है। ठीक, फिर उसके बाद बस्तर संभाग में, यदि रायपुर संभाग से क्या है? रायपुर है।
और फिर उसके बाद देखोगे बस्तर संभाग से आपका क्या है, बस्तर दंतेवाड़ा, क्या है, बस्तर दंतेवाड़ा, इस तरह से। और अंबिकापुर आपका सरगुजा संभाग का है ना, वो सरगुजा छूट गया था तो उसका अंबिकापुर याद कर लो, है ना। इस तरह से यानी कि सभी संभाग से है इसमें, किसमें, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है, सेवा, चाइल्ड लाइन की सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। विकास खंड एवं पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन किया जा रहा है। बाल संरक्षण समितियों के माध्यम से मैदानी स्तर पर बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण की कार्यवाही में मदद मिलेगी। इस तरह से ये आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ना। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के लिए क्या याद करोगे, 8 9 10 पीछे से, बस ठीक, पीछे से 8 9 10 इस तरह से। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, कौन सा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ है बताओ, बच्चों के लिए बाल गृह। ये देखो, बाल गृह बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान, ये हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब आगे हाँ और भी योजनाएं हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। यदि आज के सेशन से आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक स्टडी में कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जा रहा है फ्री में। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ऑप्टिमिस्टिक स्टडी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, उसको क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द सेशन। ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग।